सिपुर में जब सूरज ढल रहा था तब गुप्ता परिवार की तीनों बहुएं चूल्हे के सामने बैठी थीं। दिन भर की कड़ी थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। तभी मझली बहू मीनाक्षी बोली, देखो तो हमारी किस्मत का खेल दीदी। शाम ढलते ही फिर से इस चूल्हे के धुएं और आग के हवाले हमारी जिंदगी हो जाती है। क्या यही हमारी तकदीर है? शादी के वक्त पिताजी ने कहा था रानी बनकर राज करोगी, पर यहाँ तो हम तीनों नौकरानियों की तरह जिंदगी काट रही हैं। हमारे पति तो शहर में बैठकर गप्पे लड़ा रहे होंगे और शायद सोच रहे होंगे कि उनकी पत्नियां घर में कितने आराम से हैं। क्या वे जानते हैं कि उनकी माँ हमारे साथ कैसा जुर्म करती है? शांत हो जा मीनाक्षी, कुछ मामलों में खुद पर काबू रखना पड़ता है। घर की बहुएं कुछ करती हैं तो उसे लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, तू तो जानती है। और विरोध करने पर तो उससे बुरा इंसान और कोई नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारी बड़ी भाभी नीतू के तौर पर कह रही हूँ, मेरी बात मानकर चलो। सास और पतियों के साथ बुरा बर्ताव मत करो। अन्याय सहना भी अन्याय करने जैसा ही है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हम पर और ज्यादा जुल्म होगा। सास माँ सोचेंगी कि हम कमजोर हैं, हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है। और हमारे पति, उनकी तो बात ही छोड़ दो, वे तो सिर्फ नाम के मर्द हैं। उनकी मर्दानगी तो बस हमारी जिंदगी बर्बाद करने तक ही सीमित है। मैं इस खोखले घर को बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकती। घर की बहुएं जब अपनी आवाज उठाती है तो यह समाज उन्हीं को दोषी ठहराता है। लोग कहेंगे कि बहुएं ही खराब है, घर तोड़ना चाहती हैं। क्या तुम यह चाहती हो कि हमारे माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए? मैं बड़ी हूँ और बड़ी होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं इस घर को बिखरने से बचाऊं। शायद एक दिन माँ का दिल पिघल जाए। शायद हमारे पति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हमें बस थोड़ा और सब्र रखना होगा। मेरी बात मानो, इस आग को अपने अंदर ही दबा लो, वरना यह लाग सबसे पहले हमें ही जलाकर राख कर देगी। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, कौन से घर की बहू ऐसी होती है जो पूरे मन से घर के लिए सब कुछ करती है, फिर भी उसे कभी किसी की कदर नहीं मिलती? हमको ही देख लीजिए ना दीदी। सुबह से काली मेहनत कर रही हूँ, तब से लेकर अब तक बिना एक पल रुके काम किए जा रही हूँ, फिर भी सासू माँ की नज़र में हम सबसे बुरी इंसान हैं। क्या ये सही है? इसीलिए तो कहती हूँ दीदी, उस सास के आगे कभी झुकना नहीं है। हमें हमेशा सिर ऊंचा रखकर चलना होगा, वरना वो बदमिजाज औरत हमें और ज्यादा रगड़ेगी और ज्यादा दुख देगी। नहीं दीदी, अब और नहीं। अरे नहीं रे मंझले, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। अब तक उम्र ही कितनी हुई है कि संसार की समझ आ जाए। इस तरह गुस्से में अपना संतुलन खो देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा मुसीबतें और बढ़ती चली जाएंगे। पता नहीं आप हमेशा इतनी डरती क्यों रहती हैं? जरा बताइए तो सही, हम लोग क्या आपके साथ नहीं हैं? हमेशा खुद को इस तरह भीतर तक समेटे क्यों रखती हैं? जानती हैं, आपके इसी डर की वजह से लोग आपको और ज्यादा डराने लगते हैं। अरे नीतू, मेरा और मीनाक्षी, तुम तीनों कहाँ मर गए? जल्दी यहाँ आओ। सास की आवाज सुनकर तीनों बहुएं उनके पास आ पहुंची। सुनो तीनों बहुओं, ये जो 3 साड़ियां तुम देख रही हो ना, ये तुम्हारे काका ससुर ने खास तुम्हारे लिए भेजी हैं। अरे वाह, काका ससुर ने ये सब साड़ियां हमारे लिए भेजी हैं। कितनी खूबसूरत साड़ियां हैं। मैं सबसे पहले बाला साड़ी लूंगी। अरे मेरी किस्मत, साड़ी देखकर ही उछलना शुरू कर दिया। अभी तुम्हारी तकदीर नहीं खुली है। ये साड़ियां तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूं, ताकि तुम समझ सको कि इस घर में हुक्म किसका चलता है। मैं जो चाहूंगी वही होगा। मेरी बेटी सोने का टुकड़ा है, उसके लिए ये साड़ियां हम जाएंगी। और तुम लोग, तुम तो इस घर की नौकरानियां हो, सेवा करने के लिए आई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं माँ। ये साड़ी तो काका ससुर ने हमारे लिए भेजी है, तो यह साड़ी आप अपनी बेटी को क्यों देना चाहती है? अगर ये साड़ियां हमारी भी नहीं है तो फिर हमें बुलाकर क्यों कहा गया कि काका ससुर ने ये हमारे लिए भेजी है? आप तो शुरू में ही साफ साफ बता सकती थीं कि ये आपकी बेटी की साड़ियां हैं। अगर आप पहले ही ये कह देती तो हम कभी भी इस तरह दुखी नहीं होते, तो हमें इतनी बुरा भी नहीं लगता। मेरा खा पहनकर मुझ पर ही जबान चलाती हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? वाह माँ,
आपकी नौटंकी तो कमाल की है। पहले उम्मीद दिखाकर फिर उस उम्मीद को पैरों तले रौंदने में आपको कौन सी खुशी मिलती है? क्या हमारे ये दुखी मुरझाए चेहरे देखकर आपका दिल भर जाता है? अगर आपको हमें देने का मन ही नहीं था तो इस झूठे तोहफे का नाटक करने की क्या जरूरत थी? और यह साड़ी, मुझे नहीं चाहिए आपकी दया की भीख। जिस घर में हमारे सम्मान की कोई कीमत नहीं, वहां कपड़े के इस टुकड़े का क्या मोल? आप ये साड़ियां अपनी बेटी के लिए ही रखिए। हम तो आपके लिए पराए हैं, है ना? हम दिन रात खटकर ये घर चला रहे हैं और तोहफे आपकी बेटी को मिलेंगे। यही है आपका इंसाफ। लेकिन याद रखिएगा माँ, किसी के आंसू जमीन पर गिरकर सूख नहीं जाते। इसका हिसाब एक दिन आपको जरूर देना होगा। मेरा घर, मेरे अपने नियम हैं। यहाँ जो रहेगा उसे उन्हीं नियमों के अनुसार चलना होगा, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। अगर किसी को मेरी बातों से दिक्कत है तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। जिसे जाना है वो बेशक चला जाए, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, दोपहर तो बहुत हो चुकी है। मेरा खाना आखिर कहाँ है? क्या इस घर में किसी को याद भी रहता है कि मुझे भी समय पर खाना चाहिए, या सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं? क्या हम इस घर में सिर्फ नौकरानियां बनकर रह गए हैं, जो सारा दिन आपके ही काम करते रहे, सुबह से लेकर देर रात तक? बस काम, काम और फिर वही काम। कभी क्या किसी ने सोचा कि हमें भी थोड़ा आराम चाहिए, हमें भी अपने लिए कुछ वक्त चाहिए? क्या हमारा कोई हक नहीं कि हम भी 2 पल चैन से सांस ले सकें, बिना किसी झिड़की या आदेश के? हर दिन बस आदेश मिलते हैं, काम बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे थक जाने की किसी को परवाह ही नहीं। खैर, छोड़िए ये सब बातें, अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, मैं ही आपको खाना परोस देती हूँ, वरना ये भी मुझसे ही कहा जाएगा कि देर हो गई। छे, ये उबले आलू और नमक भात मेरे सामने लाई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं कोई भिखारी हूं जो ये सब बेकार खाना खाऊंगी? कल ही तो कहा था कि मूंग दाल और मछली का शोरबा बनाना। कहाँ गया वह सब? खुद ही छिप छिप कर खाती हो, है ना? मैं सब समझती हूँ। तुम लोग सोचती हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन मैं सब देख सकती हूँ, सब सुन सकती हूँ। तुम लोग मेरी बात नहीं सुनती, मेरा ध्यान नहीं रखती, इसीलिए तो मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। अब समझिए कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा क्यों आता है। तुम लोग मेरे बेटे की बहुएं बनने के लायक ही नहीं हो। क्या हम आलादीन के चिराग के जिन्न हैं कि आप जो मांगेंगी हम वही लाकर दे देंगे? मूंग दाल और मछली का शोरबा क्या आसमान से टपकेगा? इसके लिए पैसे लगते हैं। क्या आपने कभी हमारे हाथ में 1 रुपया देकर कहा है कि बहू ये रखो, अपनी मर्जी से कुछ खरीद कर खा लेना? आपके निकम्मे बेटे तो 1 पैसा भेजते नहीं, और जो भेजते हैं वह आपके आंचल के नीचे छिपा रहता है। पता नहीं मेरे पापा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जो उन्होंने मेरी शादी इस घर में कर दी। कभी कभी सोचती हूँ, अगर उन्होंने थोड़ा और सोच लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी दुखों में नहीं डूबती। हाय मेरी किस्मत, सपनों में तो एक प्यार करने वाला, अपनापन भरा घर देखा था, पर मिला है बस अत्याचार, ताने और अपमान। काश पहले से जानती कि इस परिवार की सास इतनी कठोर और निर्दयी निकलेगी, जो दिन रात हम बहुओं से काम करवाती है जैसे हम इंसान नहीं मशीनें हों। हमारी थकान, हमारे आंसू किसी को नजर नहीं आते। अगर कभी बोल दो कि थोड़ा थक गई हूं तो जवाब मिलता है बहुएं काम के लिए ही होती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे हम इस घर की बहुएं नहीं बल्कि कैद में रखी हुई औरतें हैं, जो बस उम्मीद पर जी रही हैं कि शायद एक दिन ये सब बदलेगा। आप सिर्फ यहाँ खाना खाना करती हैं, लेकिन ये खाना कहाँ से आता है, इसकी खबर कभी ली है? हम लोगों से हाथ फैलाकर, उधार मांगकर ये घर चला रहे हैं और आप हम पर हुक्म चला रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? अगर आप इतनी ही काबिल हैं तो अपने बेटों की शादी करवाकर हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमें इस नर्क में क्यों लेकर आई? जवाब दीजिए। चुप, एकदम चुप। मुंह पर जबान लड़ाती हो? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। रुको, मैं अपने बेटों को खबर भेजती हूँ। वे आकर जब तुम्हारे बाल पकड़कर घर से निकालेंगे तब समझोगी मजा। और वो बदमाश बड़ी बहू कहाँ है? वह तो और भी बड़ी शैतान है, जरूर कमरे में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही होगी। छीमा, आपको ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही?
जिस इंसान ने आपके लिए दिन रात मेहनत की, आपको हमेशा आराम और सम्मान से रखा, आज जब वही बीमार और कमजोर है तो आप उसे बदमाश कह रही हैं। सोचिए जरा, जिसने अपनी खुशियों की परवाह किए बिना हमेशा आपका सुख चाहा, क्या वो इस लायक था कि आज आप उससे ऐसे ताने सुनाइए? कम से कम ये शब्द बोलने से पहले एक बार तो दिल से सोच लेती माँ। कभी कभी आपके ऐसे शब्द किसी का दिल तोड़ देते हैं। आज मैं मोहल्ले के सबको बुलाकर कहूंगी, मेरी बहुएं मुझे खाना नहीं देती, मुझ पर अत्याचार करती हैं। फिर देखना लोग तुम्हारी क्या हालत करते हैं। मुझसे उलझने आई हो? मैं अमृता देवी हूँ, इस गुप्ता परिवार की मुखिया। मुझसे चालाकी करके कोई बच नहीं पाया और तुम लोग भी नहीं बचोगी। जो करना है कीजिए माँ, अब तो हमें आपको रोकने का भी हक नहीं रहा, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाना, बिना सोचे समझे बातें फैलाना, ये सब तो आपकी आदत बन चुकी है। याद है माँ, 2 महीने पहले आपने हमारे बारे में कितनी बुरी बातें सबके सामने कही थीं। फिर लोग आए, हमें ताने मारे, अपमान किया और हम चुप रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारी माँ हैं। पर बताइए माँ, इससे आपको क्या मिला? क्या हमारे दर्द से आपको सुकून मिलता है? आपके कुछ शब्दों ने इस घर की शांति ही नहीं, हमारा भरोसा भी तोड़ दिया है। एक बात हमेशा याद रखिए माँ, सम्मान वही पाते हैं जो सम्मान देना जानते हैं। चलिए दीदी, काफी देर हो गई, हम तो बड़ी दीदी की खबर तक नहीं ले पाए। चलो देखते हैं कि बड़ी दीदी अब क्या कर रही हैं, किस हाल में है। हमारे सिवा तो बड़ी दीदी के पास और कोई नहीं है, तो यहाँ खड़े होकर समय गंवाने का कोई फायदा नहीं। अरे बाप रे, बड़ी बहू के प्यार में तो तुम सब पागल हुए जा रहे हो। 1 नंबर की नखरेबाज है वो, और तुम सब उसके पीछे दीवाने बने घूम रहे हो। ऐसी बातें सुनकर तो मेरा खून खौलने लगता है। जाओ जाओ, मेरी आंखों के सामने से भागो अभी। और सुनो, ये घटिया खाना भी साथ ले जाओ। ऐसा कुत्ते बिल्ली का खाना मैं नहीं खा सकती। अरे जरा हमें भी बताइए ना, आपकी चिंता में तो हम सब पागल हुए जा रहे हैं। हाथ में 1 पैसा तक नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास ले जाए। हमारे 3 मर्द और सास होते हुए भी जैसे हो ही नहीं, नाम के हैं बस। काम के वक्त सब निकम्मे निकलते हैं, इनसे तो अकेले रहना ही 1000 गुना अच्छा है। सच कहें तो इन लोगों के भरोसे रहने से अपनी समझ पर भरोसा बेहतर है। तुम दोनों मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो? देखो, मैं ठीक हो जाऊंगी, शरीर का बुखार तो उतर ही जाएगा, लेकिन उस घाव का क्या जो मेरे मन पर लगा है, वह कैसे भरेगा? मैं आज तक खुद को यही समझाती आई कि सहने से सब ठीक हो जाता है, कि परिवार को जोड़कर रखने में ही भलाई है। लेकिन आज मैं खुद से एक सवाल पूछ रही हूं, मैंने क्या पाया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी खुशियां इस घर के लिए समर्पित कर दी, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ अपमान, तिरस्कार और अनदेखी। एक बार, सिर्फ एक बार भी सास माँ ने आकर यह नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। उन्हें सिर्फ अपने खाने की चिंता है, अपनी सेवा की चिंता है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। रीमा, मीनाक्षी, शायद तुम सही थीं, सहने की भी एक सीमा होती है, और जब आत्मसम्मान ही दांव पर लग जाए तो ऐसे घर को बचाने का कोई अर्थ नहीं है। जिस घर में एक बीमार बहू की कोई कीमत न हो, वह घर नहीं, एक कैद खाना है। अब और नहीं, अब मैं और नहीं सह सकती। दीदी की ये हालत देखकर मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अब और नहीं। क्या हम यहाँ घुट घुट कर मरने के लिए आए हैं? जिस घर में हमारी बीमारी की कोई कीमत नहीं, हमारे आंसुओं का कोई मोल नहीं, उस घर को पकड़कर रखने का क्या मतलब? मैंने एक बात सोच ली है दीदी, हम इस नर्क को छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं पता। शायद जंगल में रहेंगे, वन के फल फूल खाकर जिंदगी गुजारेंगे, पर वहां कम से कम कोई हमारे आत्मसम्मान को पैरों तले नहीं रौंदेगा। वहां हम आजादी से सांस ले पाएंगे। इस गुलामी की जिंदगी से हमें आजाद होना ही होगा। हम जंगल में रहेंगे, लेकिन आजादी से रहेंगे। वहां हम पर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होगा, कोई हमारे आत्मसम्मान से नहीं खेलेगा। हम अब किसी के पैरों की जूती बनकर नहीं रहेंगे। हम अपनी तकदीर खुद बनाएंगे। तुम बस थोड़ी ठीक हो जाओ दीदी, फिर हम तीनों मिलकर एक नई सुबह की ओर निकल पड़ेंगे। हाँ रीमा, हाँ मीनाक्षी, अब हम इस घर में एक पल और नहीं रुकेंगे। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। जिस सम्मान और प्यार के लिए हम तरसते रहे, वह हमें यहाँ कभी नहीं मिलेगा। हम यहाँ घुट घुट कर मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारी भी एक जिंदगी है, हमारे भी कुछ सपने हैं।
अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई हम पर हुक्म चलाने वाला ना हो, जहाँ कोई हमें हमारी कीमत न बताए। अगले दिन सुबह होते ही गुप्ता परिवार की तीनों बहुएं घर से बाहर निकल पड़ी। वो तीनों चलते चलते जंगल के अंदर पहुंच गईं। उन्हें नहीं पता था क्या खाएं और क्या करें। जब उन्हें पता चला कि वे लोग जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए हैं, तब मंझली बहू कहने लगी, दीदी, हम कितना रास्ता तय कर चुके हैं, अब तो खुद भी समझ नहीं आ रहा। पैरों में जान ही नहीं बची। ये जंगल जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चारों तरफ बस पेड़, झाड़ियां और गहरी खामोशी, कहीं इंसान का निशान तक नहीं। देखो ना दीदी, आसमान तक पेड़ों की डालियों से ढक गया है। रोशनी भी जैसे धीरे धीरे मिट रही है। क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? अगर कहीं कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो रात गिरने से पहले थोड़ा आराम कर लें दीदी, वरना आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो जाएगा। उस घर से बाहर निकलकर अब हम थोड़ी शांति से सांस ले पा रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो तंग और दबाव महसूस हो रहा था, वह अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी मौजूदगी या हमारी अनुपस्थिति सांस के लिए कोई फर्क नहीं डालती। उसका चेहरा देखकर ही समझ आता है, हमारे जाने या रहने से उसे कोई परवाह नहीं। शायद वही तो चाहती थी कि हम यहाँ से चले जाएं और उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसान कितने स्वार्थी हो सकते हैं रे। सच में बहुत स्वार्थी। कभी कभी लगता है दूसरों की खुशियों और सुकून के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आराम को ही त्याग देना पड़ता है। हाँ दीदी, आखिरकार तुमने खुद समझ ही लिया। हम तो शुरू से ही जानते थे कि माँ ने हमें कभी सच में चाहा ही नहीं। जब भी तुम्हें दुख होता, मैं कुछ कहती, लेकिन तुम हमेशा बस ये कहते, मैं तो घर को संभाल रही हूँ, सब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सोचो दीदी, जो घर तुम्हें अपनाना ही नहीं चाहता, जिसमें तुम्हारे दुख का कोई महत्व ही नहीं है, ऐसा घर तुम कितनी देर तक संभालोगी? एक घर को रखा जा सकता है, लेकिन अगर वहां प्यार नहीं है तो वह घर सिर्फ 4 दीवारों तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहीं ऐसा कोई जगह है जहां हम रह सकें। वहीं शायद हमारा नया घर बन सके। चलो थोड़ी और दूरी तय करते हैं और देखते हैं क्या हमारे लिए कोई सुरक्षित और रहने लायक जगह मिलती है या नहीं। यह कहकर तीनों बहुएं सामने की ओर चलने लगता है। जंगल के अंदर उन तीनों बहुओं को एक झोपड़ी दिखाई दी। यह देखकर वे तीनों बहुत हैरान रह गईं। दीदी, क्या आप देख रही हैं? इस घने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी है। क्या हम इस झोपड़ी के अंदर जाकर देखें? शायद ठीक ही है दीदी, लेकिन किसका घर है हमें तो कुछ पता नहीं। फिर भी चाहे किसी का भी घर हो, यहाँ फिलहाल कोई नहीं रहता। हम रहेंगे और अगर कभी कोई आया तो तब हम चले जाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। बड़ी दीदी, आप एक काम कीजिए, आप घर जाकर थोड़ा आराम कीजिए। आप तो बहुत बीमार हैं, है ना? और मैं मेजू दीदी थोड़ा बाहर जाकर खाने की तलाश करूंगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इस झोपड़ी के अंदर जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। यह कहकर नीतू झोपड़ी के अंदर चला गया और बाकी दोनों बहुएं खाने की तलाश में जंगल के और ज्यादा अंदर जाने लगता है। देखो बड़ी दीदी, कितने सुंदर अमरूद लाए हैं। जंगल में इतने सुंदर अमरूद हुआ है कि क्या बताऊं। तुम लोगों की हिम्मत की दांत देना पड़ेगा। तुम दोनों इतनी गहरी जंगल से फल लाए खाने के लिए। लेकिन मंझली, मैं एक बात नहीं समझ पा रही, हम बिना खाए यहाँ कैसे टिकेंगे? हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम बिना खाए जंगल में मर जाएंगे। अरे बड़ी दीदी, तुम इन बातों को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने उस अमरूद के पेड़ के पास कुछ सब्जियों के पौधे देखे हैं। अगर हम वहां से उन पौधों को उठाकर इस घर के आंगन में लगा लें तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर यही करते हैं। सुना है जंगल की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ सब्जियां भी बहुत अच्छे से उगती हैं। उम्मीद है हम निराश नहीं होंगे। देखो दीदी, देखो हमारे बगीचे में कितनी सुंदर सब्जियां उग आई हैं। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही कि हमारे बगीचे में इतनी अच्छी सब्जियां उगेगी।
सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। उनकी कृपा के बिना ये कभी संभव नहीं होता। दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ईश्वर की कृपा और हमारी मेहनत ने हमें बहुत अच्छा फल दिया है। अब से हम सब मिलकर अच्छे से खाना खा सकेंगे। हाँ मंजली, छोटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ हम अब बहुत अच्छे से रह सकेंगे। ओह, तो तुम लोग यहाँ छिपी हो? मैंने तुम्हें कितनी जगहों पर ढूंढा है, जानती हो? तुम्हारे जाने के बाद से घर सूना सूना लगता है। कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैंने गलती की। माँ, मुझे तुम लोग माफ कर दो। चलो, घर वापस चलो। लेकिन माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। जो नदी एक बार बह जाती है वह वापस नहीं लौटती। हम अब उस पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। आपके इन आंसुओं में अब कोई सच्चाई नहीं बची। हम यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत शांति से हैं। इसीलिए आप वापस लौट जाइए और अपने बेटों से कहिएगा कि उनकी पत्नियां अब अपनी दुनिया की रानियां हैं। सुनिए माँ, आपके ये मगरमच्छ के आंसू देखकर अब हमें दया नहीं आती। आप अपनी गलती का एहसास करके यहाँ नहीं आई। आप अपनी 3 बिना पगार वाली नौकरानियों को वापस ले जाने आई हैं, क्योंकि आप अकेले घर का बोझ नहीं उठा पा रही हैं, है ना? मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ जैसी। मैंने डांटा क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम लोग अच्छी बनो। चलो, अब गुस्सा छोड़ो। देखो, मैं खुद तुम्हें लेने आई हूँ। इससे बड़ा और क्या चाहती हो? लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और आपकी आदतें भी कभी नहीं बदलेंगी। हम अब उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे। हमने इस जंगल को अपना स्वराज्य बना लिया है, जहां हम तीनों ही रानियां हैं। यहां हमें कोई अपमानित करने वाला नहीं, हमारे आंसू बहाने की कोई वजह नहीं। इसलिए आप जहां से आई हैं वहीं लौट जाइए। हम मानते हैं कि आपने अपनी गलती समझ ली है, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन याद रखिए, हम अब कभी घर नहीं लौटेंगे। हम तीनों ने मिलकर इस जंगल को अपना राज्य बना लिया है, जहां हम तीनों ही रानियां हैं और यही हमारी दुनिया है। आपके लिए बेहतर होगा कि अब आप यहां से चली जाए। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। और हां, मैं हमेशा एक बात पर यकीन रखती हूं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और शायद आप भी कभी नहीं बदलेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बारी है हमारे पिछले वीडियो के कुछ लकी कमेंट्स की। बिंदु राठौड़, तमन्ना, दिव्या, रजनी राजपूत, अर्पित, हेम, रुखसाना, रजनीश, हरदेश और गणेश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और आपके प्यार भरे शब्द ही हमें नए वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा उत्साहित करते हैं। अगर इस बार आपका नाम लकी कमेंट्स में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लोगों के कमेंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।